हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिजटेक न्यूज़ के अंदर। मैं शेखर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग आपके साथ बात करने के लिए आए हैं वो है इंडो चाइना रिलेशंस, और स्पेशली चाइना के रिलेशंस जो है अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ कैसे हैं, जिसकी बॉर्डर जो है 14 कंट्रीज़ के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है चाइना। और वो दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके कि उन सभी 14 कंट्रीज़ के साथ कभी ना कभी वाद विवाद रहा है या अभी भी हैं बॉर्डर्स को लेके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रहेगी, चाइना दुनिया का एक ऐसा कंट्री है जो कि थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है क्षेत्रफल के हिसाब से। 97 लैक्स किलोमीटर्स का क्षेत्रफल है, और उसकी जो बॉर्डर लाइन है वो करीब 22,000 किलोमीटर लंबा वो बॉर्डर लाइन शेयर करता है इन 14 कंट्रीज़ के साथ। तो जानने की कोशिश करते हैं इन 14 कंट्रीज़ के साथ उसके रिलेशंस कैसे हैं, और क्या मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं, और किस तरीके से उस चीज़ों को सॉर्ट आउट किया गया है, और क्या पेंडेंसीज़ हैं। तो बढ़ते हैं हमारे मेन वीडियो की तरफ। हेलो दोस्तों, हमारी लिस्ट के अंदर जो इन 14 कंट्रीज़ में से फर्स्ट कंट्री रहेगा वो रहेगा नॉर्थ कोरिया। और नॉर्थ कोरिया से हम स्टार्ट करते हैं हमारी इस बात को। नॉर्थ कोरिया के साथ वैसे तो चाइना के अभी करंटली रिलेशंस काफ़ी फ्रेंडली हैं, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ ही कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं, और वहाँ भी कम्युनल शासक हैं। वहाँ किम जोंग का राज है नॉर्थ कोरिया के अंदर, वो भी कम्युनिस्ट हैं। और चाइना जो है चाइनीज़ इस समय वहाँ भी कम्युनिस्ट का ही एक रूल है। तो इसलिए दोनों की विचारधारा काफ़ी हद तक मिलती है, लेकिन फिर भी उनके बीच में काफ़ी मतभेद रहे, बॉर्डर डिस्प्यूट रहा है। और वो जो उनके बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट रहा है, असल में वो आपस में करीब 1416 किलोमीटर्स की एक अपनी लॉन्ग बॉर्डर शेयर करते हैं दोनों कंट्रीज़ ही। और उनके बीच में कुछ बॉर्डर्स को लेके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेके उनके बीच में भी झगड़ा रहा, लेकिन उस झगड़े को 1962 के अंदर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी गई। और वहाँ नॉर्थ कोरिया के साथ में अगर हम देखें तो करीब यालू और तुमेन रिवर उनकी हैं। उस रिवर के डिमार्केशन लाइन जो मिडिल पॉइंट रहता है, उसके डिमार्केशन लाइन को लेके अभी तक जो है वो चीज़ें सुलझी नहीं हैं असल में। और एक माउंट पिकाटू आइलैंड है जो कि काफ़ी स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नॉर्थ कोरिया की तरफ से, और उस रीजन में असल में उसको लेके भी काफ़ी प्रॉब्लम्स जो हैं वो बनी हुई हैं। इसके साथ ही चाइना इस पॉइंट पे कैप्चर करके ये चाहता है कि उसकी जो अप्रोच हो वो एग्जैक्टली जो सी ऑफ जापान है वहाँ तक हो जाए। असल में चाइना की जो स्ट्रेटजी रहती है वो हमेशा से चाइना हर देश के साथ यही चाहता है कि कुछ इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहें जो कि सामरिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो, और फाइनेंशियली उसको कुछ फ़ायदा पहुंचा सके, वो उन पॉइंट्स पे उनको गेन करना चाहता है। और उसके लिए अगर एक छोटा उसको कुछ 1-on-1 सोल्जर्स के साथ एंगेजमेंट या फाइट करना पड़े और उसमें उलझना पड़े, तो उसमें भी वो गुरेज नहीं करता है। किसी तरह की दादागिरी दिखानी पड़े, उसमें भी वो गुरेज नहीं करता है। तो उसके हथकंडे हैं और उसे अपनाने में वो पीछे नहीं रहता है। जैसा कि आजकल हम लोग लद्दाख में अपने गलवान घाटी और पेंगोंग लेक के मुद्दे पे चाइना के साथ हम लोग एक टेंशन जो है वो फेस ऑफ कर रहे हैं, आमने सामने हैं हमारी सेनाएं। तो इसी तरीके से हम लोग बढ़ते हैं हमारे दूसरे वीडियो में दूसरे कंट्रीज़ की तरफ। हेलो दोस्तों, इसके साथ ही जो सेकंड कंट्री रहेगा वो रहेगा रशिया। असल में रशिया भी अपना एक बहुत बड़ा बॉर्डर लाइन शेयर करता है चाइना के साथ। करीब 4300 किलोमीटर का करीब एक बॉर्डर लाइन है जो रशिया और चाइना आपस में शेयर करते हैं।
और उनके बीच में भी बॉर्डर को लेके बॉर्डर्स के डिस्प्यूट्स हमेशा रहे और काफ़ी लंबे समय तक बने रहे। कुछ इम्पॉर्टेंट आइलैंड हैं उसका हम यहाँ जिक्र करना चाहेंगे। एक जियानबाओ आइलैंड है, उसूरू रिवर है और कुछ दूसरे आइलैंड्स के साथ साथ अमूर और अर्गुन रिवर्स को लेके चाइना और रशिया के बीच में काफ़ी सारे डिस्प्यूट काफ़ी लंबे समय तक बने रहे। और ये कुछ रिवर्स का अर्गुन और अमूर रिवर का जो है असल में डिमार्केशन होके ये फाइनली सेटलमेंट 1995 और 2004 के अंदर इनका डिमार्केशन कंप्लीट होके ये एक सेटलमेंट हुआ। इसके बाद हेक्साई आइलैंड के अंदर जो है जिसका सेटलमेंट करीब 2008 में हुआ है और इस ऑफिशियली चाइना ने और रशिया ने इसको ओपन करा है एज अ इको टूरिज़्म के रूप में इसको डेवलप करा इस पॉइंट को। और ये उसके बाद ये डेवलपमेंट हो पाया है, जबकि रशिया ने करीब अपना 335 स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा जो है वो सीडेड यानी चाइना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरिडोर को दिया है इन 2004। तो एक इस तरीके से रशिया के झुकने के बाद असल में ये एक डेवलपमेंट वहाँ हो पाया है और आपसी जो रिलेशनशिप है उनका पूरा सॉर्ट आउट हो पाया है। अल्टीमेटली रशिया ने कुछ चीज़ें दी हैं तब जाके वो सेटलमेंट हुआ है। तो चाइना ने वहाँ भी अपनी ज़मीन हड़पने की जो नीति है वो उसे कंटिन्यू रखा है। इसके साथ ही बढ़ते हैं नेक्स्ट कंट्री की तरफ। हेलो दोस्तों, इसके साथ थर्ड कंट्री रहेगा चाइना का जिससे कि बॉर्डर लगता है और बहुत लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं, वो रहेगा मंगोलिया। मंगोलिया चाइना के साथ करीब 4677 किलोमीटर्स का बॉर्डर लाइन शेयर करता है और इन दोनों के बीच में असल में सिनो मंगोलियन ट्रीटी जो है वो 1962 के अंदर साइन हुई थी और लेकिन फाइनली डिमार्केशन जो है उसमें काफ़ी लंबा समय लगा, शायद क्योंकि काफ़ी लंबा बॉर्डर था और चाइना अपनी नीतियों पे चलता ही है, वो उसके पॉइंट्स हर रोज़ चेंज होते रहते हैं। और वो जो फाइनल डिमार्केशन है वो 2005 के अंदर जाके फ्रीज़ हो पाया, फाइनलाइज हो पाया है। लेकिन मंगोलिया के साथ एक प्रॉब्लम है कि मंगोलिया पूरी तरीके से डिपेंड करता है चाइना के ऊपर ट्रेड को लेके और सिक्योरिटी को लेके, और इसीलिए वो मंगोलिया एक तरीके से अगेंस्ट नहीं जा सकता किसी भी तरीके से चाइना के। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंट्री की तरफ। हेलो दोस्तों, इसके साथ हमारे लिस्ट में जो फोर्थ नंबर पे कंट्री रहेगा वो रहेगा कज़ाकिस्तान। असल में कज़ाकिस्तान अपना करीब 1700 किलोमीटर का बॉर्डर लाइन शेयर करता है चाइना के साथ और इस 1700 किलोमीटर की जो बॉर्डर लाइन है उसके अंदर नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में जियांग करके प्रोविंस रहेगा। उसको लेके काफ़ी समस्या रही थी 1990s के अंदर जब कज़ाकिस्तान सोवियत यूनियन से अलग हुआ। उसके बाद 1998 के अंदर कज़ाकिस्तान और चाइना के बीच में आपस में ट्रीटी हुई बॉर्डर लाइन को लेके, लेकिन कुछ डिस्प्यूटेड एरिया बना रहा। वो करीब 680 किलोमीटर का एरिया है, वो बाईमुर्स पास को लेके था और दूसरा 380 किलोमीटर्स का एरिया था वो सारा चरंडी रिवर को लेके था। और इन दोनों के ऊपर एक ट्रीटी साइन हो गई और उस ट्रीटी के साइन होने के बाद चाइना ने एक इन्वेस्टमेंट करा या एक लालच दिया कज़ाकिस्तान को। करीब 3000 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन को लगाने के लिए उसने इन्वेस्टमेंट भी दिया और टेक्नोलॉजी भी शेयर करी। तो इस तरीके से चाइना पहले स्टार्टिंग में धमकाता है और उसके बाद अगर चीज़ें उसके पक्ष में हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट करके अपने तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यूज़ को भी बढ़ाता है और एग्जैक्टली उस देश को ऋणी भी बना लेता है अपना एग्जैक्टली। और उन छोटे कंट्रीज़ में चाइना अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाता चलता है और जब वो इन्वेस्टमेंट वो कंट्रीज़ नहीं लौटा पाते हैं तो उनकी ज़मीन हड़पने की जो चाइना की नीति है वो अपनी उस नीति पर उतर आता है। तो चाइना एक दोधारी तलवार है, उसके साथ दोस्ती करना और नहीं करना दोनों में ही बहुत खतरे हैं। तो इसके साथ ही बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंट्री की तरफ।
हेलो दोस्तों, इसके साथ जो नेक्स्ट कंट्री रहेगा हमारी लिस्ट में वो रहेगा किर्गिस्तान असल में। और किर्गिस्तान और चाइना आपस में काफ़ी लंबा बॉर्डर वो भी शेयर करते हैं। और उनके बीच में जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट करीब 1999 में एक एग्रीमेंट हुआ था उनके बीच में, और जिसमें से करीब 1100 किलोमीटर का एक डिस्प्यूटेड एरिया उनका बॉर्डर लाइन था जिसपे कि डिस्प्यूट चल रहा था। इसके अंदर करीब 900 किलोमीटर का एरिया जो है 70% जो इसका हिस्सा है डिस्प्यूटेड एरिया का, उसे वो किर्गिस्तान को मिला है। और इसमें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि किर्गिस्तान के फेवर में ये डील हुई है। और इसमें कि खान टेंगरी करके एक उनका एक माउंटेन पीक थी वो जो कि टेंचान एरिया के अंदर था, वो भी किर्गिस्तान को मिल पाया है। और इसमें से रिमेनिंग जो एरिया था वो कुछ एरिया चाइना को मिला है, असल में 30% एरिया मिला है। और इसमें कुछ आपस में चीज़ें शेयर हुई और चाइना ने कुछ इन्वेस्टमेंट करा किर्गिस्तान के साथ। एक पावर ग्रिड प्रोजेक्ट जो है उसको लगाने में किर्गिस्तान को चाइना ने टेक्नोलॉजी भी शेयर करी और इन्वेस्टमेंट करके मदद भी करी। तो काफ़ी बड़ा एरिया उन्होंने दो कंट्रीज़ के बीच में पहली बार ऐसा हुआ कि इतना इंटर गवर्नमेंट को देखें तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट साइन हुआ। तो इसके साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट कंट्री की तरफ। हेलो दोस्तों, उसके साथ जो हमारा नेक्स्ट कंट्री रहेगा वो रहेगा तजाकिस्तान, जिसके साथ चाइना अपना बॉर्डर शेयर करता है। और इनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था 1999 को में। और उस एग्रीमेंट में चाइना जो कि इसे कुछ 1000 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया जो था पामीर माउंटेन्स का, उस पर उसे अधिकार करने का मौका मिला, क्योंकि एग्जैक्टली लेसर देन वो करीब 5.5% एरिया है, क्योंकि एग्जैक्टली चाइना जिसको कि क्लेम करता है उस पूरे एरिया का 5.5% एरिया ही है, क्योंकि चाइना को उसमें मिल पाया। तो उसके साथ ही हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंट्री की तरफ। इन सभी डील्स को सुन के आपको क्या लग रहा है कि चाइना की जो ज़मीन हड़पने की नीति है वो आपको कहीं ना कहीं स्पष्ट दिख रही होगी। आप इस नीति के बारे में क्या सोचते हैं, आपके क्या व्यूज़ हैं, हमें इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। आप अपने कमेंट्स करके डेफिनेटली हमें बताइएगा आप चाइना की इस साम्राज्य विस्तारवाद की नीति जो है उसको लेके क्या सोचते हैं। और जो दिन पर दिन वो ज़मीन हड़पने की नीति करता रहता है, इंटरनेशनल लेवल पे अपनी सैन्य दबाव दिखाता रहता है, फाइनेंशियल्स को लेके दबाव दिखाता रहता है, हर तरीके से जो छोटे कंट्रीज़ हैं उनको दबाने की नीति करता रहता है। तो आपके कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि हेलो दोस्तों, इसके साथ जो नेक्स्ट कंट्री रहेगा जो कि वो रहेगा अफ़गानिस्तान, जो कि चाइना के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। करीब 210 किलोमीटर लंबा बॉर्डर वो आपस में शेयर करते हैं। और चाइना के साथ अफ़गानिस्तान के भी रिलेशंस जो हैं, वैसे तो फ्रेंडली रिलेशंस वो लोग शेयर करते हैं, लेकिन उसके साथ भी उसके डिस्प्यूट्स हैं। और वो वखन कॉरिडोर को लेके और कुछ बदक शान प्रोविनेंस है इन अफ़गानिस्तान, जिनजियांग उइगुर रीजन जो है उसमें वो प्रॉब्लम था। और वखन जो कॉरिडोर है जो वहाँ का अफ़गानिस्तान का वो फेमस है टी और फ्रूट के ट्रेड को लेके। तो काफ़ी इकोनॉमिकली वो काफ़ी इम्पोर्टेंट एक ट्रेड जोन है, इसीलिए भी उसको वो चाइना कैप्चर करने के लिए रहा था। लेकिन इनके बॉर्डर डिस्प्यूट्स जो है 1963 के अंदर इनके आपस में एग्रीमेंट साइन हुआ था। और उसी टाइम पे वो बॉर्डर सेटलमेंट हो चुका था जब कोल्ड वॉर के टाइम पे। और 2011 के अंदर इनके बीच में एक डील साइन हुई थी अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट और चाइनीज़ गवर्नमेंट के बीच में।
और इसमें असल में अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट ने एक राइट्स दिए थे चाइनीज़ गवर्नमेंट को ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन नॉर्थ ईस्ट एरिया के अंदर अफ़गानिस्तान में करने के, और इसके साथ चाइना गवर्नमेंट और अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट दोनों उस एरिया में काम कर रहे हैं। और अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट को इस प्रोजेक्ट से करीब $7 बिलियन की इनकम जो है वो जनरेट हो रही है फ्रॉम चाइना हर साल। तो इसके साथ ही बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंट्री की तरफ। दोस्तों जो नेक्स्ट हमारे कंट्री रहेगा इस लिस्ट में जो कि चाइना के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है वो रहेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान अपना करीब 523 किलोमीटर का एक बॉर्डर लाइन है जो कि वो चाइना के साथ शेयर करता है, और उसका एंडिंग पॉइंट है वो काराकोरम पास दर्रे के पास में रहेगा। और चाइना के साथ पाकिस्तान ने आज़ादी के बाद ही 4 साल बाद ही एक अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस डेवलप कर लिए थे। और असल में 1962 में जब इंडो चीनो वार हुआ था, और उसके बाद 1963 के अंदर ही चाइना के साथ एक ट्रीटी जो है पाकिस्तान वालों ने साइन कर ली थी कि उन्हें लगा होगा शायद अगला अटैक उनके ऊपर ना हो जाए, इसलिए 1963 के अंदर उन्होंने ट्रीटी साइन कर ली थी। और चाइना को साथ वो केवल 523 किलोमीटर्स की बॉर्डर लाइन शेयर करते हैं। और चाइना को खुश करने के लिए पाकिस्तान ने नॉर्दर्न कश्मीर और लद्दाख का जो एरिया है उसमें से करीब 1942 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया जो है वो पाकिस्तान ने चाइना को को फेवर में दे दिया है। और इसी के एवज में चाइना ने उसे टेक्नोलॉजी और काफ़ी कुछ चीज़ें शेयर करी हैं। अपना एक फ्रेंड मानता है वो लोग आपस में, लेकिन चाइना अल्टीमेटली किसी का फ्रेंड नहीं है। उसका जो मकसद है वो सिर्फ ज़मीन हड़पना है और अपना विस्तारवाद की नीति पर काम करना है, दैट्स ऑल। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंट्री की तरफ। इसके साथ ही जो नेक्स्ट कंट्री हमारी लिस्ट में रहेगा वो रहेगा इंडिया, हमारा हिंदुस्तान, भारत। और भारत अपनी काफ़ी लंबी बॉर्डर लाइन जो है वो शेयर करता है, करीब 3400 किलोमीटर लंबी बॉर्डर लाइन शेयर करता है चाइना के साथ। और हमारे डेफिनेटली बॉर्डर डिस्प्यूट्स चाइना के साथ हमेशा से रहे हैं, क्योंकि चाइना की जो नीति है वो हम लोग उस नीति के उनको फेवर नहीं कर पाते हैं, जो साम्राज्यवाद की नीति है और जो ज़मीन हड़पने की जो नीति है चाइना की, उसको हम लोग फेवर नहीं कर पाते सबसे इम्पोर्टेंटली। इसी कारण से 1962 के अंदर हमारा एक बहुत बड़ा एंगेजमेंट रहा था चाइना के साथ, और इंडो चीनो वार हुआ था। और उस वार में ज़बरदस्ती हमें हार का सामना करना पड़ा था, कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के कारण और कुछ हथियारों की कमी के कारण हमारी फ़ौज को पीछे हटना पड़ा और हार का सामना करना पड़ा था। खैर इसके साथ ही चाइना के साथ हमारे रिलेशंस फ्रेंडली तो नहीं कहे जा सकते, लेकिन अब डिप्लोमेटिकली रिलेशंस को डेवलप करा जा चुका है। और ये जो रेखा है असल में कुछ मैकमोहन लाइन इसे कहते हैं, जो कि सर हेनरी मैकमोहन ने इसे करा था। और ये आउटर तिब्बत और शिमला कॉन्फ्रेंस के अंदर भी इसका उल्लेख आता है 1913 और 14 के अंदर। और इसके साथ ही चाइना जो है अक्साई चीन, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम और कुछ और एरिया भी है उस पर पार्शली या फुली उस एरिया के ऊपर वो अपना क्लेम करता रहता है। और उसके साथ हमारे रिलेशंस जो हैं बॉर्डर्स को लेके काफ़ी तनावपूर्ण बने रहते हैं। अभी भी जो एक पैनिक सिचुएशन बना हुआ है चाइना के साथ वो एक काफ़ी लंबे समय से लद्दाख बॉर्डर पे बना हुआ है, सिक्किम बॉर्डर पे बना हुआ है और वार सिचुएशन बॉर्डर लाइन पे बना हुआ है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंट्री की तरफ।
दोस्तों उसके साथ जो नेक्स्ट कंट्री रहेगा जो कि अपना बॉर्डर लाइन शेयर करता है चाइना के साथ, वो रहेगा नेपाल। नेपाल और चाइना के रिलेशंस जो हैं वैसे तो काफ़ी फ्रेंडली हैं। ये लोग आपस में करीब 1415 किलोमीटर की एक बॉर्डर लाइन है वो शेयर करते हैं, और जिसको कि डिमार्केटेड लोकेशन जो है वो करीब 1961 की ट्रीटी के अकॉर्डिंग वो कंप्लीट हो चुका है, और वो दोनों जने उस ट्रीटी का सम्मान भी करते हैं। और दोनों के बीच में वैसे कोई मेजर बॉर्डर डिस्प्यूट्स नहीं है नेपाल के साथ चाइना का, क्योंकि उसमें उसके कुछ बेनिफिट्स छुपे हुए हैं चाइना के। इसी कारण से वो नेपाल के साथ कुछ ज़्यादा बॉर्डर डिस्प्यूट्स नहीं रखता है। और उसमें नेपाल असल में मेन के लिए चाइना बहुत इम्पोर्टेंट है। नेपाल चाइना को अपना एक मेजर सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट देखता है, डेवलपमेंट और इकोनॉमिक सपोर्ट, और इवन अब तो स्ट्रेटेजिकली और डिफेंस सपोर्ट भी उससे काफ़ी हासिल करता है नेपाल। तो इसीलिए नेपाल के लिए वो काफ़ी इस मायनों में इम्पोर्टेंस रखता है। और चाइना के लिए नेपाल जो है एक बफर स्टेट के रूप में काम करता है अगेंस्ट इंडिया। तो दोनों की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूरतें हैं वो आपस में पूरी होती हैं। लेकिन इसके नेपाल बॉर्डर के ऊपर एक स्टेट और आता है, दैट इज़ तिब्बत। तिब्बत पे 1950 के अंदर चाइना ने ज़बरदस्ती अटैक करके तिब्बत पे कब्जा करा, और तिब्बत अपने आप में एक फ्री कंट्री था, छोटा सा शांत बौद्ध भिक्षुओं का एक देश रहा है, और वहाँ कत्लेआम करा उसने, हज़ारों लाखों बौद्ध भिक्षुओं को वहाँ से मार भगाया। अभी भी उसके अगेंस्ट में जो है एग्जैक्टली प्रदर्शन होते रहते हैं, अलग अलग जगह पर तिब्बतिस्ट जो हैं वो प्रदर्शन करते रहते हैं। तिब्बतियों के गुरु दलाई लामा को 1960s के अंदर बाद ही, जब 1950 के बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने पंडित जी ने उन्हें यहाँ शरण दी थी, वो भी एक मुद्दा था 1962 के वार का हमारे देश के ऊपर। और अभी नेपाल ने 1980 से किसी भी तिब्बतियन रिफ्यूजी को अपने देश में एंट्रेंस पे बैन लगा रखा है। तो इसलिए काफ़ी फेवरेबल स्टेप्स वो चाइना के पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग उठाता रहता है। तो चाइना भी वहाँ इन्वेस्टमेंट्स और दूसरी चीज़ें करता रहता है। एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स वो लोग बने हुए हैं। और इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंट्री की तरफ। दोस्तों उसके साथ जो नेक्स्ट कंट्री हमारी लिस्ट में रहेगा वो रहेगा भूटान। असल में भूटान एक बहुत छोटा सा देश है, नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पे आपने कई बार मैप में देखा होगा। और भूटान भी चाइना के साथ अपनी करीब 470 किलोमीटर्स के एक बॉर्डर लाइन शेयर करता है, और डेफिनेटली वो उसके लिए एक गले की फांस ही है जो चाइना के साथ अपनी बॉर्डर लाइन शेयर करे। इतनी छोटी बॉर्डर लाइन शेयर करने पर, इतना छोटा उसका क्षेत्रफल होने के बाद भी चाइना का उस छोटे से देश के साथ भी बॉर्डर इश्यूज़ हैं, और चाइना उससे भी करीब चाइना अपना जो क्लेम करता है वहाँ 495 स्क्वायर किलोमीटर्स का वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी को क्लेम करता है चाइना। और उनके बीच में आपस में लास्ट 20 ईयर्स जो है एक दोनों देशों के बीच में बॉर्डर लाइन को सेटलमेंट को लेके नेगोशिएशंस चल रहे हैं, लेकिन अभी वो कोई फ्रीजिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो काफ़ी लंबे नेगोशिएशंस चल रहे हैं चाइना और भूटान के साथ, लेकिन इतने छोटे कंट्री के साथ भी उसके वाद विवाद वैसे ही बने हुए हैं जैसे हिंदुस्तान या दूसरे कंट्रीज़ के साथ हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंट्री की तरफ। दोस्तों उसके साथ नेक्स्ट कंट्री हमारी लिस्ट में रहेगा जो कि चाइना के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है वो रहेगा बर्मा, म्यांमार। और म्यांमार करीब चाइना के साथ करीब 2185 किलोमीटर्स 2185 किलोमीटर्स का बॉर्डर लाइन शेयर करता है। और उनके बीच में करीब ऑफिशियल टाइज अगर आप देखें तो 1950s के अंदर उनके ऑफिशियल टाइज आपस में हो चुके थे। और जो बॉर्डर एग्रीमेंट है वो 1960 के अंदर बर्मा और चाइना के बीच में साइन हो चुका था, और उस ट्रीटी का वो सम्मान करते हैं। और असल में बर्मा फाइनेंशियली और मिलिट्री बेस करके एक दूसरे को, असल में बर्मा जो है वो मिलिट्री और फाइनेंशियली पूरी तरीके से बेस्ड है या डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। और चाइना जो है ऑयल एंड गैस एंड नेचुरल रिसोर्सेज को लेके बर्मा के ऊपर डिपेंड करता है।
और उससे काफ़ी अच्छा वो ट्रेड आपस में दोनों देशों के बीच में होता है। और चाइना लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर भी है बर्मा का। तो इस तरीके से दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है, काफ़ी फ्रेंडली रिलेशंस भी हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंट्री की तरफ। हेलो दोस्तों, उसके साथ जो नेक्स्ट कंट्री रहेगा वो रहेगा लाओस, जो कि अपने बॉर्डर लाइन करीब 505 किलोमीटर की बॉर्डर लाइन शेयर करता है चाइना के साथ। और उनके बीच में बॉर्डर ट्रेडी 1991 को में साइन हुई और कोल्ड वार उनके बीच में रहा है इन्वॉल्वमेंट, जो कि कंबोडिया और वियतनाम के बीच में जो साथ जो इन्वॉल्वमेंट था उसको लेके तो कुछ डिस्प्यूट्स उनके बीच में भी रहे हैं, लेकिन अब सब कुछ सही है। उसके साथ ही बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंट्री की तरफ। इसके साथ जो नेक्स्ट हमारा लास्ट कंट्री रहेगा 14 नंबर पे वो रहेगा वियतनाम। और वियतनाम अपनी करीब 1300 किलोमीटर का एक लंबा बॉर्डर लाइन शेयर करता है चाइना के साथ असल में। और वियतनाम वार जो 1954 से 75 तक चला था, जिसमें कि यूएस फोर्सेस ने कुछ दूसरे पार्टीज़ को सपोर्ट किया था। इसमें चाइना ने वियतनामी आर्मी को सपोर्ट किया था और काफ़ी अच्छा एंगेजमेंट रखते हुए उनके साथ लड़ाई भी लड़ी थी। और इस वार में वियतनाम डेफिनेटली विन हुआ था। और उसके बाद वियतनाम के अंदर असल में चाइनीज़ डोमिनेशंस काफ़ी बढ़ता चला जा रहा था। और असल में वो कुछ वियतनाम को वो सब चीज़ें प्रॉब्लमेटिक लगी और उनके रिलेशंस में आगे लंबे समय तक प्रॉब्लम्स फिर खड़ी होने लगी। फिर रिलेशनशिप जो था ज़्यादा बिगड़ा है 1979। और इसके साथ ही 1979 में चाइना के साथ उसका एक शॉर्ट लेकिन काफ़ी ब्लडी जो था स्ट्रगल देखने को मिला, वार देखने को मिला, जिसमें कि दोनों ही कंट्रीज़ ने अपनी तरफ से विक्ट्री क्लेम करी, लेकिन काफ़ी हैवी कैजुअल्टीज़ दोनों ही साइड को उठानी पड़ी। इसके बाद उनके बीच में बॉर्डर एग्रीमेंट साइन हुआ 1999 के अंदर। और 2000 काफ़ी कुछ चीज़ें ठीक रहीं डिप्लोमेटिक लेवल पर और ट्रेड लेवल पर भी। और 2007 के अंदर उन लोगों ने एक हनोई कुनमिंग हाईवे का भी निर्माण करा है आपस में, जिससे कि ट्रेड और फीचर्स को लेके काफ़ी सपोर्ट मिलता है। लेकिन रिसेंटली स्पार्टली आइलैंड और साउथ चाइना सी के मुद्दे को लेके वियतनाम और चाइना काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे के सामने आमने बने हुए हैं। और इस मुद्दे को डेफिनेटली यूएस भी उठा रहा है और दूसरे कंट्रीज़ को भी इसके लेके आपत्ति बनी हुई है। मैरीटाइम बॉर्डर्स को लेके, तो इसके साथ ही जो मैरीटाइम बॉर्डर्स की अगर हम बात करें तो चाइना असल में ताइवान, जापान, वियतनाम, साउथ कोरिया, फिलीपींस कुछ कंट्रीज़ हैं, उनके साथ जो बॉर्डर इश्यूज़ हैं, मैरीटाइम बॉर्डर इश्यूज़ हैं, उसको लेके कुछ डेफिनेटली चाइना को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। और ये जो डिस्प्यूट है ये ईस्ट चाइना सी के अंदर करीब भी है, करीब 12,50,000 स्क्वायर किलोमीटर को लेके एक डिस्प्यूट बना हुआ है, जो कि जापान और साउथ कोरिया के साथ भी बना हुआ है असल में। और ये साउथ चाइना सी के डिस्प्यूट्स जो है वो वियतनाम और फिलीपींस को लेके बना हुआ है। और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और आप इस डिस्प्यूट्स को लेके और इन प्रॉब्लम्स को लेके क्या सोचते हैं, चाइना की इस पॉलिसीज़ को लेके आप क्या सोचते हैं। तो काइंडली शेयर योर व्यूज़ विद अस और अपने कमेंट्स डेफिनेटली हमसे शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, पसंद करें और शेयर करते चलें आगे, और जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक्स को देख के, आपके कमेंट्स को देख के। तो इसके साथ ही किस टॉपिक पे आप और वीडियोस देखना चाहते हैं ये भी हमें बताएं। ये इसी के साथ फिर मिलेंगे किसी एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर।
तब तक आप बिस्टेक न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और इसी तरह हमारे वीडियोज़ देखते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।